नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में होने वाले बाय इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन कमीशन ने तारीख की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को बिहार में सभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, 13 नवंबर को चुनाव होगा। तो ऐसे में सवाल यह है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसका जादू चलेगा और किसकी हार होगी। इस उपचुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की जो नई पार्टी है जन सुराज, उसकी भी एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर ने बाय इलेक्शन को लेकर अपने 4 जो उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा उन्होंने कर दी। यानी एक बार फिर से एक नई पार्टी की एंट्री होगी। तो निश्चित रूप से यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि बिहार विधानसभा 2025 के पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई राजनीतिक मेहमान जो हैं इस चर्चा में शामिल होंगे। एक एक करके हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। आज जो हमारे साथ राजनीतिक मेहमान हैं उसमें हमारे साथ होंगी रानी चौबे, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की। आज हमारे साथ होंगे रामपुकार सिन्हा, जो प्रवक्ता हैं आरएलएम पार्टी के, यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से। आज हमारे साथ जन सुराज पार्टी की प्रवक्ता जो है प्रीति नंदिनी, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और आरजेडी से आज हमारे साथ शामिल होंगे प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा। तो चर्चा की शुरुआत जो है वो सबसे पहले हम रानी चौबे जी से करेंगे, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की। रानी जी, ये बताइए कि जिन 4 सीटों पर बाय इलेक्शन होने वाले हैं, डेट भी आ चुका है, तैयारी निश्चित रूप से दोनों गठबंधन की है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या आपकी जो गठबंधन है, आपके जो गठबंधन है एनडीए, उसकी बात करें। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें 2020 का जो नतीजे आए थे, तो जिन 4 सीटों में बाय इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें 3 सीटें जो थी वो महागठबंधन के खाते में थी। तो इस बार क्या लग रहा है, आप लोग उस जो 3 सीटें हैं उसमें कमी लाएंगे, अपनी सीटें बढ़ाएंगे, या फिर आंकड़ा वही रहने वाला है 3-1 का? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारी जो पार्टी है और हमारा जो संगठन का कार्य करने की जो क्षमता है, आपने लास्ट हरियाणा चुनाव से भी हमें एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि हासिल हुई, जो कि एकदम ऑड इवन का ये चल रहा था कि भाई सारे लोग कह रहे थे कि जवान हमारे साइड नहीं, पहलवान हमारे साइड नहीं, किसान हमारे साइड नहीं। तो हमारे जवानों ने, हमारे पहलवानों ने और हमारे किसानों ने ये दिखाया हरियाणा चुनाव में कि नहीं, हम आज भी भाजपा के साथ हैं और आज भी हम गठबंधन आई मीन एनडीए के साथ हैं। तो उन चीजों को देखते हुए हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हम हमेशा अपनी कार्यशैली पे काम करते रहते हैं, हमारा पूरा संगठन लगा रहता है। हम 365 दिन, 1 मिनट आपको मैं बता दूं कि अभी भी मैं क्षेत्र से घूम के ही आ रही हूँ। मैं बक्सर, रामगढ़ और ये सब जगह क्षेत्र में घूम रही हूँ, क्योंकि मेरा ये घर भी पड़ता है। तो हम 365 दिन घूमते हैं। हम चुनाव के मुद्दे पे, चुनाव हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह नहीं, हमारा हर एक दिन फेस्टिवल की तरह होता है। हम काम पे भरोसा करते हैं, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि आने वाला जो ये चुनाव है, अभी तक हमने 1 सीट वहां पे हासिल किया था। बहुत तरीके से पूरे चुनाव में चारों सीट निकालने जा रहे हैं और हमारी पूरी एनडीए पूरी तैयार है, सशक्त है। हम काम भी पहले से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएं आई थी, लोग भी वहां के हैं जो काफी रुझान, जो लोग एंटी चल रहे थे, ऑपोजिशन में जो जो जीते थे, उन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं मैडम, इस बार बिहार में कुछ बदलाव आएगा और चारों उपचुनाव में, सॉरी, चारों सीट्स पे हम जीतेंगे। लेकिन मैडम, आप जिस बदलाव की बात कर रही है, कुछ दिन जी पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जी उस जी। क्षेत्र में बदलाव तो नहीं आया। क्योंकि अगर हम रामगढ़ देखिए, की बात करें, तरारी की बात करें,
तो वहां पर तो, और पूरे शाहाबाद की अगर बात करें तो बुरी तरीके से एनडीए की करारी हार हुई है, ये आपको भी पता है। चलिए, रानी जी से मेरा संपर्क टूट गया है तो हम सीधा बात करेंगे प्रीति नंदनी जी से। मुबारक हो, आपकी पार्टी भी बन गई और आपने सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। तो बिल्कुल। आगे क्या लगता है जनता, मतलब ये जो पदयात्रा हुई प्रशांत किशोर की, 2 सालों की जो पदयात्रा है, उसका कितना प्रभाव दिखेगा इस बाय इलेक्शन में? जनसुराज पिछले 2-2.5 साल से जिस संकल्प और जिस उद्देश्य के साथ जनता से संपर्क कर रही है, बिहार के लोगों से मिल रही है, जुड़ रही है, उनको समझाने का प्रयास कर रही है कि आज तक आप लोगों ने अलग अलग पार्टियों को मौका दिया है, और जो परिस्थिति है आज, आपके बच्चे विद्यालय में खिचड़ी खा रहे हैं और जो बच्चे बड़े हो जा रहे हैं उनको सिर्फ डिग्री मिल रही है, उस डिग्री का कोई मोल नहीं रह गया है। तो उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? तो ये समझाने का प्रयास जनसुराज का रहा है। जनसुराज ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप जनसुराज को वोट करें, आप ऐसे चेहरे को, ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो आपके बच्चे के लिए कुछ करे, आपके पति के लिए कुछ करे। आज जो बिहार की समस्या है, चाहे शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, अन्य कई ऐसे समस्याएं हैं। और एक जो सबसे बड़ा सच है बिहार का कि देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बिहार आज भी सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। इस सच्चाई से तो कोई भी राजनीतिक पार्टी झूठ नहीं कह सकते कि हम इस बात में कम से कम हम सच हैं कि आप 30 साल 35 साल से दोनों तीनों बड़ी पार्टियां बिहार में राज कर रही है, लेकिन आज भी हमारा बिहार कहाँ खड़ा है? तो कहीं ना कहीं जो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की, वो फेल रही हैं। वो अपने जो वादे किए हैं उसको जनता तक पहुंचाने में, उसको पूरा करने में नाकामयाब रही हैं। इसी वजह से बिहार की ऐसी स्थिति है, और जिसका विकल्प जनसुराज बना है। जनसुराज पार्टी बनने के लिए नहीं शुरू हुआ था, जनसुराज अभियान बिहार के लोगों को समझाने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन आज जनता का ऐसा सहयोग मिला है, साथ मिला है, और उनके पूरे समर्थन और सहयोग से ही ये पार्टी बनी है। और आगे आप देख रहे हैं कि जो आने वाले 4 विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव, उसमें भी हम ऐसे कैंडिडेट लेकर आ रहे हैं जिसपे भरोसा जता सकते हैं हम कि ये लोग आएंगे तो बिहार में या जिस क्षेत्र में वो आ रहे हैं वहां पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज आप एक उदाहरण के तौर पर हमारे जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, उनका आप बैकग्राउंड चेक कीजिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। बिहार नहीं, देश भर में या दुनिया भर में कोई एक बार उन पर उंगली नहीं उठा सकता है कि उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, उनका देश के प्रति जो योगदान रहा है उसको हम अप्रिशिएट ही करेंगे। चाहे कोई भी पॉलिटिकल, यहाँ पे अलग अलग पार्टियों से लोग बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज का सराहना ही करेंगे कि जो भी एक उम्मीदवार की घोषणा की गई है वो किस तरीके के व्यक्तित्व है, उनके आने से उस क्षेत्र में क्या बदलाव हो सकता है। तो एक उदाहरण है, आगे आने वाले समय में आप ऐसे ही उदाहरण देखने जा रहे हैं कि एक से बढ़ के एक बिहार के लाल, बिहार की जो महिलाएं हैं जो सक्षम है, काबिल है और इस अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकती है, ऐसे लोगों को चुनकर लाएंगे। और जिस तरीके से जनसुराज उन पे भरोसा जता रहा है, हमें पूरा यकीन है कि बिहार की जनता भी उन पे भरोसा जताएगी और आने वाले चुनाव में वो जीत हासिल करेंगे। तो प्रीति जी, क्या ये माना जाए कि ये बाय इलेक्शन जो हो रहा है उसके जो नतीजे आएंगे ये जनसुराज का भविष्य तय करेगा? सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। हम ऐसा नहीं मेरा मानते हैं क्योंकि नेटवर्क हमारा इशू था। शुरू से ही ये कहना है कि हम एक प्रयास लेकर आए हैं। बिहार की एक एक, बिहार में जो भी लोग रहते हैं, आप हो या यहाँ जितने भी हमारे साथी मौजूद हैं, वो मानते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है और यहाँ बदलाव की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो। हमने जनसुराज एक प्रयास के तौर पे, एक उम्मीद के तौर पे शुरू किया है और लोगों को हम समझा रहे हैं, समस्याएं हैं, और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने, जो बिहार की जनता है, वो मुख्य मुद्दों पर अपना ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए ये परिस्थिति बनी हुई है। तो सिर्फ कमियां हम राजनीतिक पार्टियों में, नेताओं में नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी हम जनता में भी है कि हम ऐसे लोगों को चुनकर ला रहे हैं। तो एक मौका दे रही है जनसुराज कि आप, हमारे बिहार में ही अच्छे लोग भी हैं, तो हमें कैसे अच्छे लोगों की पहचान करनी है और उनको चुनकर लाना है ताकि विकास का काम, समस्याओं के नहीं नहीं समाधान का प्रीति काम जी, हो वही सके। मैं कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि लगातार जो प्रशांत किशोर घूम रहे थे पिछले 2 सालों से, तो उनका जो मैसेज था वो अपना मैसेज जो है वो बिहार की जनता के बीच उन्होंने ला दिया है, या यूं कहें कि उनका जो मैसेज है वो बिहार की जनता को पता चल गया है। तो मेरा सवाल ये था कि अगर ये जो बाय इलेक्शन है इसके जो नतीजे हैं वो अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो इसे क्या समझा जाएगा?
इससे यदि हमारे फेवर में आता है तब तो हम समझ पाएंगे कि हमने जो मैसेज देने की कोशिश की है बिहार के लोगों को, उनको समझ में आया है, वो साथ दे रहे हैं। यदि किसी कारणवश हमसे छूट जाता है तो हमारा प्रयास यही है कि आने वाले अभी तो 2025 का जो मुख्य चुनाव है विधानसभा का, वो होना यानी है। 1 साल का जो वक्त है उसमें जो कमी रहेगी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी पार्टी की तरफ। और ये भी चलिए बहुत प्रमोद, स्पष्ट तौर पे ये भी हमने बहुत जी स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि यदि हम 2025 में भी अपनी बात को समझा पाने में असफल रहते हैं तो आगे आने वाले 5 साल 10 साल तक हम यही प्रयास तब तक जारी रखेंगे जब तक अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर लेते। चलिए प्रमोद सिन्हा, आपने सुना बीजेपी की प्रवक्ता और जनसुराज की जो प्रवक्ता है सीधे तौर पर बाय इलेक्शन में बदलाव की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो नतीजे आएंगे उसमें बदलाव होगा बाय इलेक्शन के, जो 4 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है? क्योंकि 4 में से 3 सीटें जो थी वो महागठबंधन के खाते में थी, ये आपको भी पता है। देखिए सौरभ जी, 4 सीटों पर जो उपचुनाव की घोषणा हुई है और आप लोकसभा चुनाव का परिणाम जब आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि वो चारों सीटों पर जो मत परिणाम आए वो महागठबंधन के पक्ष में आए। और आप देखिए कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव को ही आप देख लीजिए, जो हमारे नेता ने एक ऐसी सरकार देने की बात कही थी जहां पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई कमाई कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार की बात कही थी। और 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनती है जिसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने जो उन्होंने वायदा किया था उन वायदों को लेकर के तेजी से उस पर काम करने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा कि लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, कई ऐसे पॉलिसी का निर्माण उन्होंने किया, चाहे आईटी पॉलिसी देख लीजिए, इसके अलावा आप देखिए स्पोर्ट्स पॉलिसी देख लीजिए, आपने शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने लगातार देखा कि वो मिशन 60 के तहत वो काम कर रहे थे और लगातार औचक निरीक्षण भी करने का काम कर रहे थे। तो 17 माह का जो अल्पकाल था वो दिखलाने के लिए पर्याप्त था कि 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे जाएगा, ये समझने की बात है। और जो अभी 4 विधानसभा चुनाव की बात है जिसमें 3 पर तो हमारे विधायक पहले से थे और आपने देखा कि उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां की जनता ने उनको मैंडेट दे करके लोकसभा भेजने का काम किया। तो हम आश्वस्त हैं अपने नेता के जो उद्देश्य है, नेता का जो जनता के प्रति जो कमिटमेंट है, उन चीजों को लेकर के हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये चारों सीटों पर जो है लेकिन प्रमोद जी, इमामगंज की जो सीट है वो तो गया लोकसभा क्षेत्र में आती है जहां तक मुझे जानकारी है। जी जी जी, वो गया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आप तो गया से अगर देखेंगे तो जीतन राम मांझी की जीत हुई है इस बार। नहीं, लोकसभा चुनाव की जब आप बात करेंगे तो जीतन राम मांझी की जीत हुई है, लेकिन अगर आप विधानसभा वाइज आप उसको देख लीजिए तो उसमें तो महागठबंधन का ही जीत हुआ है ना। अगर किसी विधानसभा में किसी लोकसभा में 6 विधानसभा है या किसी में 7 विधानसभा है तो विधानसभा वाइज जब आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करिएगा तो आप देखिएगा कि तमाम सीटों पर महागठबंधन की ही जीत हुई है। और 2020 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव था उसमें इमामगंज जो सीट था उसमें काफी कम मार्जिन से हम लोग वहां पर जो है हमें हार मिली थी। लेकिन आप देखिए कि अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, चाहे सरकार राज्य सरकार की जो नाकामियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, उन तमाम नीतियों के को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और जनता से मिले फीडबैक को लेकर के सरकार से सवाल भी करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा स्मार्ट मीटर को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। आपने देखा कि हमारे नेता ने घोषणा किया हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 बिजली जो यूनिट जो है वो फ्री करने का काम करेंगे, इसलिए कि बिजली दर यहाँ काफी महंगी है और महंगाई से जो जनता करा रही है उसको निजात दिलाने का एक प्रयास है। तो इसका प्रभाव इन चीजों पर भी पड़ेगा। रामपुकार जी, क्या लगता है बाय इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे 4 जिन विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होना है
अगर आंकड़े देखेंगे तो वो तो आपके खिलाफ है, 3 और 1। तो इस बार क्या होगा? आंकड़े खिलाफ है सौरभ भाई, लेकिन जो अब बिहार की परिस्थिति है, तो इतना मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं आपके न्यूज 24 बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से कि बिहार की चारों उप चुनाव जो हो रहा है 13 नवंबर को, एनडीए गठबंधन के चारों उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से इस बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा चुनाव में आएंगे। और जहां तक मैं जन सुराज की प्रवक्ता प्रीति नंदिनी जी की बात को मैं बहुत बारीकी से सुन रहा था, अभी सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए तैयार है भाई साहब। तो अब तो जन सुराज की सुनना ही पड़ेगा आप लोगों को। बिल्कुल, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जन सुराज की प्रवक्ता प्रीति नंदिनी जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, उसमें इनके नेता जन सुराज के नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी जाकर वहां के लोगों को ये बताएंगे कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, मैं गांधी का तस्वीर लगाकर और आप लोगों को शराब पिलाने का काम करूंगा। हमारी सरकार बनेगी तो 15 मिनट में मैं शराबबंदी को समाप्त करके और जन जन तक, महिलाओं तक, पुरुषों तक, बच्चों तक शराब की बोतलें मैं दूंगा, आप लोग शराब पीजिएगा। यही है जन सुराज का थॉट। गांधी की तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं कि मैं शराबबंदी को। रामपुकार जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रीति जी जवाब दीजिए। अभी लगभग 17-18 साल तो भाजपा सरकार में रही है, और जिस तरीके से हर किलोमीटर पे ठेके खोले गए थे, इसमें हर घर में और हर हाथ में बॉटल पहुंचाने वाले तो साथी आप हैं। तो आप हम पे कैसे आरोप लगा रहे हैं? और जहां तक बात प्रशांत जी के शराबबंदी हटाने की है, तो बिहार में शराबबंदी बस कानून बना के लागू है, हर जगह शराब मौजूद है। आप जहां बैठे हैं वहां भी अभी इसी वक्त 1 घंटा के आधे घंटे में आपको शराब मिल जाएगा। तो ये कहना कि बिहार में शराब बंद है, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाएगी। और जहां तक आप बात कह रहे गांधी जी की, गांधी जी ने ये जरूर कहा था कि हमें शराब नहीं पीना है, हमें मांस मछली नहीं खाना है, लेकिन देश नहीं पूरी दुनिया भर में कानून बना करके शराबबंदी लागू नहीं किया जा सका है। ये उदाहरण हर जगह फ्लॉप रहा है और बाद में इसको रिवाइज करना पड़ा है। तो बिहार में जहां पे इस तरीके हर चीज में कमी है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वैसी है, हर जगह भ्रष्टाचार है, तो आप कैसे ये सुनिश्चित कराएंगे जनता को कि आप शराबबंदी लागू तो करा दिए, लेकिन सही मायने में वो कितना लागू है वो तो आप भी जानते हैं। तो इस तरीके से जनसुराज पे उंगली उठाना, खास करके शराबबंदी जैसे मामले पे, ये तो आप पे जिम्मेदारी बनती है ना। पहले आप साबित कर दीजिए कि जो कानून आप लगाए हैं वो सही तरीके से लागू हुआ है। अभी मैं जहां रह रही हूँ जिस गांव में ना, उस गांव में मतलब आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे शराब खुलेआम बिक रहा है, और जब मैं पुलिस से बात कहती हूँ तो वो मुझे ही उल्टा सुनाते हैं, मैडम हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप किसको बता रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है? और हमारी यही कोशिश है कि जो शराब बंद है, नकली शराबबंदी जो चल रहा है, अगर हम उसको कानूनी तौर पे रेगुलेट करके और ये व्यवस्था बनाए कि उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए, कम लोगों तक शराब पहुंचे, और उस पैसे को हम शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए लगाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है? कौन बिहार की कौन सी जनता इस चीज से इनकार करेगी? लेकिन प्रीति जी एक बात तो सच है ना कि मुझे याद है 2016 में शराबबंदी लागू किया गया था बिहार में, और उसके बाद जो चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ या 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें महिलाओं का जो समर्थन है वो नीतीश कुमार को भरपूर मिला, और महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी। तो अगर आप शराबबंदी को खत्म कर रही हैं तो एक तबका जो है वो तो आपसे नाराज हो सकता है। मैं ऐसा इस नहीं बात का भी तो जी इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि हम लोग भी गांव गांव घूम रहे हैं और गांवों में परिस्थिति देख रहे हैं। हाँ, जब शराबबंदी लागू किया गया था 1 साल तक उसके प्रभाव कुछ ठीक थे, लेकिन उसके बाद आप देखें जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, 650 जो केस, 6.5 लाख जो केस दर्ज हुए हैं, उसमें जो 3-3.5 लाख लोग अभी तक जेल में बंद है, उनके परिवारों की क्या स्थिति है? तो सिर्फ जो शराब पूरा बिक रहा है और जो माफिया इसमें लगे हुए हैं उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई तो गरीब लोगों पे होती है जो अपने आप में वो बेचारे इतने असमर्थ हैं कि किसी तरीके से भोजन जुटा पाते हैं, 100-200 कमा पाते हैं दिन का, और उसमें भी बेचारे शराब पी लेते हैं और उनको पकड़ के जेल में डाल देती है, क्योंकि उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आज उनके घर की महिलाएं उनके पीछे कैसे उनको छुड़ाया जाए इसमें लगी हुई है।
तो पूरा पूरा परिवार आप लोगों ने बिखेर दिया। जो 6.5 लाख जो केसेस दर्ज हैं, उन परिवारों की स्थिति आप समझिए, हर घर में 4-5 लोग, क्या उनकी स्थिति रही होगी। तो ये कह देना कि महिलाएं खुश हैं, आप भी जाकर के, आप भी रिपोर्टर हैं और आप बिहार को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप जाके देखिए कि बिहार के गाँव में क्या स्थिति है, कितनी महिलाएं खुश हैं। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है कि उनको महिलाएं समर्थन करती हैं, हाँ मैं इस बात को जरूर मानती हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिला है और महिलाएं साथ दे रही हैं, लेकिन उसी भर से महिलाओं का जीवन बेहतर नहीं हो रहा है। आप महिलाओं को आंगनबाड़ी से जोड़ देते हैं, चाहे जो अभी शराबबंदी के बाद जिस तरीके से उनको जीविका का कुछ साधन उपलब्ध कराया जा रहा है वो बहुत ही मामूली है। तो महिलाएं उस चीज को भी समझ रही है, अपने लिए आवाज उठा रही है। हर क्षेत्र की महिलाएं आगे आकर के नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है कि भाई आपने जो किया उससे वो तो ठीक था, लेकिन अब जो चीजें खराब हो रही है उस पर भी काम तो सरकार को ही करना है ना। तो स्थिति गाँवों में ठीक नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अभी 1 साल तक तो कम से कम एनडीए की सरकार है बिहार में, उनके पास अभी भी समय है। जो चीजें खराब जा रही है उनकी समीक्षा करे, उनको सुधार करके जनता के सामने पेश करे कि हाँ भैया ये गड़बड़ियां हो रही है, उसको ठीक करना चाहिए। तो ये भी तो नहीं कर रहे हैं। आप जनसुराज पे उंगली उठा रहे हैं। जनसुराज तो अभी पार्टी बनी है, नई पार्टी बनी है और हमारा पूरा यही उद्देश्य है पूरी तरीके से कि बिहार को कैसे बनना चाहिए। और जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, अगर हम बिहार की नींव ठीक करना चाहते हैं तो बिहार के विद्यालयों को, बिहार के कॉलेजेस को ठीक करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जनसुराज भी 5-10 साल में नहीं, 20 साल का समय लगेगा बिहार को ठीक करने में। इस सच्चाई से चलिए राम पुकार जी वापस हम मुद्दे पर आते हैं। बिल्कुल, आपने बोला कि 4 सीटों पर जहां बाय इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर जीत जो है एनडीए की होगी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा भुक्तभोगी जो है वो आपके नेता रहे, उनकी हार हो गई और पूरा शाहाबाद में सुपरा साफ हो गया एनडीए का। उसके बाद भी ये दावा आप कर रहे हैं कि शाहाबाद में जो 2 विधानसभा है उस पर जीत होगी आपकी। बिल्कुल सौरभ भाई, इतना मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी वो परिस्थिति अब इस उपचुनाव में और आगामी 2025 के चुनाव में होने वाला नहीं है। जो सपना महागठबंधन के लोग देख रहे हैं कि लोकसभा की तरह शाहाबाद क्षेत्र में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी वो इस बार होने वाला नहीं है। इस बार एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तमाम पार्टियां पूरी मुस्तैदी के साथ इस उपचुनाव को हम लोग बारीकी से देख रहे हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरा इस उपचुनाव में एकदम तैयार है। और जहां तक मैं सुन रहा था भाई प्रीति नंदिनी जी की बात को, तो प्रीति नंदिनी जी की पार्टी इस बार शायद उनको कोई सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब जो जमीन पर काम करने वाला, शोषित सामाजिक न्याय के विकास के राह पर चलने वाले लोग नहीं मिले हैं, उनको मिले हैं वही आईएएस और आईपीएस और वही बड़े जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं। अगर राम पुकार जी, अगर बात की जाए तरारी सीट के जो उम्मीदवार की घोषणा जनसुराज ने की है, वो एक बड़ा नाम है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और मुझे लगता है क्षेत्र को भी पता है। जी, बहुत बड़ा नाम है, इसमें कहीं कोई तो मत नहीं है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ब्यूरोक्रेट कोई आकर चुनाव लड़े और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करता हो, एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो गांव के दबे कुचले सामाजिक न्याय की धारा से जुड़कर विभिन्न गांव गलियों में रहकर जो काम किया हो, वैसे लोग। प्रशांत किशोर जी तो बोलते थे कि मैं वंचित समाज के लोगों को उतारूंगा। कहां हुआ भाई आपका सपना? मैं बतला देना चाहता हूं, देखिए कथनी और करनी में बहुत सारा अंतर होता है। हम मंच पर कुछ बोल ले, लेकिन धरातल पर क्या काम कर रहे हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो धरातल पर उतारे हैं सामाजिक न्याय की धारा को, जो महिलाओं को आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा उन्होंने जो प्रदान किया है, महिलाओं को जो आत्मनिर्भरता दिया है बिहार की सरकार ने, ये पूरी भारत की जनता और देश की जनता और विश्व की जनता देख रही है। तो इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हम बात करते हैं गांधीवाद का, बात करते हैं समाजवाद का, बात करते हैं सामाजिक न्याय की धारा का और काम करते हैं हम ब्यूरोक्रेट का। तो ये कथनी और करनी में बिहार की जनता उस अंतर को देख रही है और इसका जवाब देगी।
आने वाले समय में 4 उपचुनाव हो रहे हैं, हम लोग भी बैठेंगे इसी आप ही के चैनल में डिबेट पर, और डिबेट पर फिर बातें होगी। जिस दिन 23 से नवंबर को परिणाम घोषित होगा, उस दिन भी हम लोग बैठेंगे चैनल पर और आप ही प्रश्न पूछेंगे हम लोगों से कि क्या हुआ। लेकिन बिहार की जनता न्याय के साथ विकास 2005 के पूर्व और 2005 के बाद 2024 और 24 तक कैसे बदहाल बिहार को नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास, समृद्ध बिहार, तमाम जो फटहाल सड़कें थी, बिजली कभी मैसर नहीं होती थी, बिहार में अमन चैन शांति, एक समय था कि गैंगवार होता था, नरसंहार होता था। ठीक है रामपुकार जी शाम को हमारा कहते लोग घर वापस आए, ये लोग सोचता था। प्रमोद जी से थोड़ा सवाल कर लेते हैं, प्रमोद जी ये बताइए, 15 दिन पहले जो पार्टी लॉन्च हुई वो तो आपसे एक कदम आगे बढ़ गई। आपने तो अभी तक कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी नहीं किया है, और 2 अक्टूबर को जो पार्टी लॉन्च हुई उसने अपने सारे कैंडिडेट का अनाउंस कर दिया 4 सीटों पर, तो वो तो आपसे एक कदम आगे चल रही है अगर बाय इलेक्शन की बात करें। प्रमोद जी आवाज आ रही है आपको? प्रमोद जी म्यूट पे हैं आप। जी बोलिए अब। हाँ अब सौरभ ठीक है। जी, आवाज जी आ रही है, कह बोलिए। रहे हैं कल ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है घोषणा किया गया है उपचुनाव के संदर्भ में। और रही बात आपने जो कही, तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन सब चीजों को देख रहे हैं, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों के ही माध्यम से जब घोषणा करेंगे अपने कैंडिडेट्स का तो जानकारी दे दी लेकिन जाएगी आपसे और तो समय ज्यादा पर, तैयारी निश्चित है ना समय पर इसकी जनसुराज जानकारी की। मिल जाएगी। लेकिन आपसे नहीं ज्यादा तैयारी है ना जनसुराज पार्टी की। कल देखिए अनाउंसमेंट सौरभ हुआ जी, तारीख को लेकर, और आज उन्होंने 4 सीट पर कैंडिडेट का घोषणा भी कर दिया। मैंने क्या कहा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो पूर्व से कार्यक्रम घोषित था, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, और आपको पता है हमारे नेता इस समय कहाँ हैं, ये बतलाने की तो जरूरत है नहीं आपको। तो वो इसी को लेकर के आज और कल, मतलब 16 और 17 का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसको वो कर रहे हैं। उसके बाद की जो कार्यक्रम जो 26 तक जो कार्यक्रम चलता उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है इसी को देखते हुए। और वो आएंगे उसके बाद जो है वो घोषणा करेंगे। ये तो पूरा पब्लिक डोमेन में है सौरभ जी, ये तो बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। और अभी कुछ बातें रामपुकार सिन्हा जी कह रहे थे, उन्हीं पर हमको हंसी आ रहा था। ये कह रहे थे कथनी और करनी में अंतर होता है, क्या हुआ। अब हम 23 नवंबर को जब जिस दिन परिणाम आएगा इसी टीवी चैनल पर बैठेंगे, तो मैं आज हमको याद आ गया कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इसी तरह का डिबेट में हम लोग बैठते थे, और ये तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल थे उनको उनका नाम लेकर के कहते थे कि हमारे साथ ये लोग हैं, और भारी बहुमत से लाखों वोटों से हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी वहां चुनाव जीतेंगे। और परिणाम आए, आज इन्होंने जो बातें कही तो हमको ये याद आया, इसलिए मैंने रामपुकार सिन्हा जी को कहने का काम किया। अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, अपनी नाकामियों को देखिए ना। पलायन बदस्तूर जारी है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। 10 माह पहले सरकार से हम लोग अलग हुए हैं, और आप देखिए आपने कितनी नौकरियां देने का काम किया। हम लोगों ने तो 5 लाख सरकारी नियुक्तियां देने का काम किया, वेतनमान डबल करने का काम किया, नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, जातीय गणना करा करके। आप देखिए अभी जो शराबबंदी पर सौरभ जी जो चर्चा हो रही थी, वो भी महागठबंधन सरकार जो 2015 में बनी थी, और उसी सरकार की ये देन है शराबबंदी। और शराबबंदी को मैं मानता हूं कि यह एक युगांतकारी घटना है। हम लोग उसके पहले सौरभ जी, उसके पहले लेकिन आंदोलन जनसुराज तो करते अब थे कह रही जिसमें है हम ना लोग
प्रमोद जी, जनसुराज तो कह रही है ना कि अगर हमारी सरकार बनी तो पहला जो फैसला होगा वो शराबबंदी कानून उसी को हटाने का होगा। उसी उसी जो आपने सवाल किया है उसी पर हम जवाब दे रहे थे। आप देखिए कितना अजीब विडंबना है। एक बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया गया था 2016 में महागठबंधन की सरकार में। उसके पहले से हम लोग लगातार मांग कर रहे थे। हम लोगों का नारा ही था कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए। ये हम लोगों का नारा था। और उस जब हम लोगों की सरकार बनी तो शराबबंदी कानून लाया गया। लेकिन ये एक बात स्पष्ट है कि जो शराबबंदी कानून लाया गया उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है ठीक ढंग से नहीं हुआ और जिसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। लेकिन तो सवाल आप उठता है कि इस जब बात का जब समर्थन करेंगे प्रमोद सिन्हा जी? सौरभ प्रमोद सिन्हा सौरभ जी, नहीं आप इस बात का आप मेरी समर्थन बात करेंगे मेरी कि शराबबंदी कानून खत्म कर देनी चाहिए? नहीं सर, सौरभ जी आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, मैं उस पर आ रहा हूं। बताइए कि जी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपने बैनर झंडा में गांधी जी की का चित्र लगा करके कोई यह पार्टी बनाते हैं और पार्टी बनाने के बाद जो है से ये घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी जो है खत्म कर देंगे। कितना अपने आप में जो व्यक्ति जीवन भर नशा मुक्ति के खिलाफ संघर्ष किए, जिस व्यक्ति ने अहिंसा के पुजारी थे और ये लोग उनका चित्र लगा करके नशा की बात करते हैं, शराबबंदी को जो है। अरे इनको कहना चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसे नियम बनाएंगे, इसको सख्ती से लागू करेंगे, जो कमियां रह गई हैं उसको हम दूर करेंगे। तो ये कह रहे हैं उससे जो राजस्व आएगा उससे हम ये काम को करेंगे। अब ये अपने आप में कितनी बड़ी विरोधास्पद बयान है, ये समझने की जरूरत है। और जनता जो है इन सब बातों को तो समझ रही है। और आपको एक बात और सौरभ जी याद होगा कि नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि अमित शाह जी के कहने पर हम इनको अपने पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम किए हैं। अब ये समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। उनके नेता के कहने पर क्षेत्रीय पार्टी में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनते हैं। और ये बतलाने की अब जरूरत रह गई है क्या कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? ये अब अभी भी बतलाने की जरूरत है क्या? लेकिन सवाल चलिए, उठता है कि प्रीति नंदनी, इन्होंने तो प्रीति अपने नंदनी जवाब दीजिए। एक ही बयान से जो ठीक है सर, जवाब शराबबंदी ले हम लेते खत्म हैं। कर दें। पहले तो मैं प्रमोद, राम पुकार जी के जो बात वो रख रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को कोई जमीनी नेता नहीं मिला जो ब्यूरोक्रेट्स को और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को सीट दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगी कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि उस क्षेत्र के न सिर्फ 5 नाम हम लोगों ने डिसाइड किए थे, जनसुराज पार्टी ने डिसाइड किया था, जिस पर कि पूरी उस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जनरल एसके सिंह पे अपना मत दिया और उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो वो प्रशांत किशोर का डिसीजन नहीं है। इस बात को स्पष्ट करती हूँ मैं पूरे पार्टी की तरफ से कि ये हमारा कोई भी उम्मीदवार प्रशांत किशोर तय नहीं करेंगे। उस क्षेत्र की जनता तय करेगी कि उनके लिए कौन उपयुक्त उम्मीदवार होगा। और दूसरी बात, जो शराबबंदी के इतने बखान गाते हैं आप लोग, लगता है आप लोग बिहार में बस मीडिया में आते हैं और वहीं से फिर घर चले जाते हैं और कुछ देखते नहीं है। बिहार में जो शराबबंदी की स्थिति है उसको मैं जाती हूँ, कॉलेज के लड़कों से मिलती हूँ और उनका एक जो नया चीज आ रहा है, जो सूखा नशा जिस तरीके से युवाओं में बढ़ रहा है, उसके बारे में बिहार की सरकार अभी सरकार से बैठे हैं और विपक्ष के भी एक हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उस पर आपकी क्या राय है कि जो अभी 18-20 साल के युवाओं में शराब का जो वो वितरण कर बेचने में जो उनका एक रोल है, अभी जो युवा नए जो युवा हैं वो घुस रहे हैं, शराब का माफिया, कहीं ना कहीं माफिया लोग उनको भी अपना इन्वॉल्व कर लिए हैं। उसके साथ जो सूखा नशा चल रहा है बिहार में, उस पर भी अपनी राय रखी कि उसका क्या भविष्य है। उड़ता पंजाब सुना था हमने, अब उड़ता बिहार होने जा रहा है। तो जब जनसुराज एक विजन के साथ आई है और हम पढ़ लिख करके और सारे चीजों को समझने के बाद शराबबंदी हटाने का फैसला लिया गया, ऐसे हवा में नहीं ले लिया गया है। जब अमेरिका जैसा देश, विकसित देश, ये फैसला लिया कि शराबबंदी वहां लागू की जाएगी, 13 साल में उनको हटाना पड़ा। जो परिस्थिति बन गई थी, जिस तरीके से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई, माफियाकरण और सब कुछ होने लगा, शराब के नाम पर इलीगल तरीके से शराब बेचा जाने लगा, तो उनको हटाना पड़ा। तो बिहार तो
मतलब देश की सबसे पिछड़ा राज्य है, तो हम कैसे ये दावा कर दें कि हम आएंगे तो हम इस शराबबंदी कानून को मजबूती से लगा पाएंगे? ये असंभव बात है बिहार के लिए अभी इस स्थिति में। हम जरूर ये कर सकते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम शराब को इस तरीके से रेगुलेट करें कि कम से कम लोगों तक शराब पहुंचे, और जो भी पैसा आज माफिया अपने पॉकेट में रख रहे हैं और उनको जो संरक्षण दे रहे हैं उनके जेब में जा रहा है काली कमाई बन करके, वो पैसा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में लगाई जाए। इसमें क्या गलत है आप बताइए? बार बार आप ये कहते हैं कि गांधी जी रामपुकार जी बिल्कुल रामपुकार जी से जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, हर चीज पैसा नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर राजनीति को व्यवसायीकरण करना है, राजनीति को व्यवसाय के रूप में देखना है, तो उस तरह बिहार और देश नहीं चल सकता है। देश में जो भी सामाजिक राजनीतिक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, बहुत बड़े जन जागरण से हुए हैं। टाटा, बिरला, डालमिया जैसे धनाढ़ लोग थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ही गांधी जैसे लोग, लोहिया जैसे लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे लोग, जगदेव प्रसाद जैसे लोग, स्वामी शाहजानंद सरस्वती जैसे लोग, और तो और अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारी तेवर वाले लोग, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग एक गरीब परिवार में जन्मे और देश में सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तन किए। सब कुछ पैसा नहीं होता है। पैसा से मैं चाहूंगा कि कोई बड़ा ऐतिहासिक कदम कर दे, इसके मैं पक्षधर नहीं हूं और हमारा एनडीए गठबंधन भी पक्षधर नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कर सकता हूं, आप जो बोल रहे हैं कि शराब बंदी को समाप्त कर देंगे, शराब खुलवा देंगे और उससे जो रेवेन्यू आएगा उसको हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, यह सोच कितनी निम्न सोच है। शायद इस सोच को अगर आज गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवित होते तो उनकी भी आत्मा शर्म से झुक जाती। रामपुकार जी बात तो सही है ना कि अगर कानून अच्छे से लागू नहीं हो रहा है तो फिर उस कानून का फायदा क्या है? बिल्कुल सौरभ भाई, देखिए आज हर घर में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में अगर आसानी से होम डिलीवरी हो रही है तो फिर इस कानून का क्या मतलब है सर? आप देखिए सौरभ भाई, पहले के जब 16 से पहले वाले दौर में किसी शादी बारात में जाते, किसी बर्थडे पार्टी में जाते, खुलेआम शराब की पार्टी होती थी। लेकिन आज पुलिस का इतना खौफ है, प्रशासन का इतना डर है कि कोई भी शराबी, इतना तो है कि रोड पर शराब पीकर निकल नहीं सकता है, चोरी छुप के। हाँ, हम लोग का जो बिहार का जो सीमाई इलाका है, मैं भी चंपारण से बिलोंग करता हूं, इंडो नेपाल बॉर्डर है, नेपाल से कुछ लोग अगर पीकर आ जाते हैं तो अभी सीमा पार करने में वहां एसएसबी के जवान लगे रहते हैं, बिहार पुलिस रहती है, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी रहते हैं। डर के मारे, सहम के मारे, चोरी छुप के अपने घर आते हैं। उसी तरह झारखंड का बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, कोई भी अगर बॉर्डर से आता है तो डर के आता है। हिम्मत नहीं है किसी शराबी का कि शराब पीकर खुलेआम बिहार के सरजमीन पर आ जाए। रामपुकार जी, समय की कमी है तो एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि बाई इलेक्शन में जादू चलेगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का? जादू का बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता, केंद्र की सरकार को और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार को, यानी यह कह सकते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में साथ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, जीताराम मांझी जी, पशुपति पारा जी जैसे लोगों का जो समर्थन है और पूरे बिहार के सामाजिक न्याय की धारा एनडीए गठबंधन के साथ है, तो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार को देखकर बिहार की जनता मन बना चुकी है कि चारों उपचुनाव में हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से जिताकर पुनः उपचुनाव में बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है और यह 23 तारीख को बिहार की जनता दिखा देगी। देखिए प्रमोद जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो नतीजे लोकसभा चुनाव के हुए वो विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगा, खासकर इस बाई इलेक्शन में। देखिए सौरभ जी, ये जो चारों विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, हमारा मानना है कि चारों विधानसभा जो है महागठबंधन के खाते में आएगा। और इसके पीछे की वजह है, अभी रामपुकार सिन्हा जी विकास की गाथा गा रहे थे, नीति आयोग का रिपोर्ट। प्रमोद जी छोटा सा जवाब बिल्कुल छोटा सा ही जवाब दे रहे हैं। जब देश हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर है और राज्य में जो है
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या गरीबी उन्मूलन की बात हो। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी है, तो इनको ये विकास की जो गाथा गा रहे हैं, ये गाथा कम से कम वो रिपोर्ट पढ़ लेते ना, इन्हीं के सरकार का आता है रिपोर्ट ये। और आप देख लीजिए, चाहे आप क्राइम की बात कर लीजिए, कम्युनिज्म की बात कर लीजिए, ये करप्शन की बात कर लीजिए, इतना बढ़ गया है कि विकास अपने आप जो है बेमानी हो गया है। ठीक है प्रीति जी, छोटा सा सवाल और अंतिम सवाल। दो बात बोलूंगी अंत में। प्रीति जी, एक छोटा मेरा सवाल ये है और छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। शराब जो है वो ब्रह्मास्त्र साबित होगा बाय इलेक्शन में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम शराब के लिए, शराब ही हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था और पलायन रोजगार। तो हमारा फोकस वो है। हाँ, शराबबंदी इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि हमें लगता है कि वो कानून बुरी तरह से फेल है। और अभी यहाँ पे राम पुकार जी बैठे हैं, वो ये कह दे जनता से कि हम 1 साल में इस कानून को मजबूती से लागू करेंगे। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि जनसुराज आकर के शराबबंदी हटाएगी कि मजबूती से लागू करेगी? आप ये कहिए ना कि आपके पास 1 साल का मजबूती से लागू है प्रीति जी, मजबूती से लागू है और मजबूती होगी। सामाजिक अवेयरनेस आएगी तो और मजबूती होगी। आज सारण में फिर जहरीली शराब पीने से मौत कैसे हो गई है? शराबबंदी कानून लागू है फिर भी चलिए प्रीति जी, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे बाय इलेक्शन को लेकर, जिसमें 4 सीटों पर बिहार में आगामी 13 नवंबर को चुनाव होना है। और अगर पिछले यानी 2020 के अगर आंकड़े को देखें तो 4 में से 3 जो सीटें थी वो महागठबंधन के खाते में थी, और 1 सीट जो इमामगंज की थी, जो जीतन राम मांझी की सीट थी, एनडीए के खाते में थी। अब चूंकि जीतन राम मांझी एमपी बन गए हैं तो वो सीट खाली हो गई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नतीजे क्या होते हैं। निश्चित तौर पर 2025 के पहले इस बाय इलेक्शन को सेमीफाइनल माना जा रहा है और दिलचस्प बना रहे हैं प्रशांत किशोर, या यूं कहें कि तड़का लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो पहली बार कोई इलेक्शन लड़ने जा रही है और मुझे लगता है कि उनकी तैयारी पूरी है। जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या आते हैं। और उसके बाद ही मुझे लगता है कि ये नतीजे ही तय करेंगे कि 2025 में हवा का रुख किस तरफ जाने वाला है। नमस्कार।